कल का हम देखेंगे। अभी मैंने भेजा है आपको, डाउनलोड कर लिए। हाँ, ओपन किया। ओपन हो गया। हाँ, देखिए सबसे पहले इसमें एक साइड आर्टिकल है, ऋत्विक घटक अ मैन विथ नो पैरेलल्स। ठीक है, तो ऋत्विक घटक अभी गुजर गए हैं एंड ही वाज अ ग्रेट बंगाली डायरेक्टर। ठीक है, तो ये उनका है, आपको ये पीटी में भी आ सकता है कि हु इज़ ऋत्विक घटक। और इनके बारे में जो आर्टिकल लिखा है अदूर गोपाल कृष्णन, वो भी एक बहुत बड़े फिल्म मेकर हैं। तो इनके बारे में देख लीजिएगा, मैगजीन में होगा पेज 1 पर। आज का संडे मैगजीन आता है उसमें। नेक्स्ट मेन आर्टिकल इज 9 किल्ड इन टेम्पल स्टैम्पीड इन एपी। तो आंध्र प्रदेश में कहीं मंदिर में भगदड़ मच जाने से कुछ लोगों की मौत हो गई है, उसके बारे में न्यूज़ है। उसको जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन पढ़ लीजिएगा, इसमें कोई वैसी बड़ी चीज़ नहीं है। बट हाँ, ये हो रहा है कि देखिए कई जगह जो है भीड़ भाड़ के कारण भगदड़ मच रही है और लोग मारे जा रहे हैं। अभी देख रहे हैं आप, कभी मंदिर में होता है, कभी किसी के रैली में होता है। तो वो मैनेजमेंट जो है, क्राउड मैनेजमेंट, इट शुड बी बेटर। तो इसको आप पढ़ के थोड़ा समझेंगे उसको कि क्या दिक्कत हुई, क्यों भगदड़ मच गई। नेक्स्ट आर्टिकल इज हाउस होल्ड्स आर पाइलिंग ऑन डेट फास्टर दैन क्रिएटिंग एसेट्स, आरबीआई डेटा शो। आरबीआई का डेटा कुछ रिपोर्ट आया है और उसमें जो है ये सामने आ रहा है कि जो एक कोई भी एक हाउस होल्ड है, यानी एक घर है, यानी फैमिली का जो एक इकोनॉमी है, तो उसमें कर्ज जो है तेजी से बढ़ता जा रहा है बजाय कुछ एसेट के, यानी कि संपत्ति बनाने के। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि जो एक फैमिलीज हैं वो कर्ज ज़्यादा तेजी से ले रहे हैं बजाय जो उनकी सेविंग्स जो हो रही है। ठीक है, तो ये हमें एक उल्टा ट्रेंड देखने को मिल रहा है जो इंडिया का नहीं रहा है, ज़्यादा कर्ज लेने का। इंडिया का हमेशा रहा है सेविंग्स के ऊपर जो है लोग अपना काम करते हैं। जैसे कोई गाड़ी खरीदनी है, मकान बनाना है, या कोई भी चीज़ ऐसी लेनी है, तो उसके लिए लोग अपना कुछ पैसा बचाने की पहले कोशिश करते हैं। और यही कारण रहा है कि हमारे इकोनॉमी जो है, हमेशा जब दुनिया भर में इकोनॉमिक क्राइसिस आई है, तो ऐसे समय में इंडिया जो है बचा रहा है, क्योंकि वी हैव डिपेंडेड ऑन आवर सेविंग्स मोर देन द लोन्स और डेट्स। और मैंने बताया कि वेस्ट में क्या है, वहाँ लोग सेविंग पर ध्यान ही नहीं देते हैं, वो लोन पर ही चलता है उनका। जॉब शुरू हुआ नहीं कि उनको क्रेडिट कार्ड मिल जाता है और वो लोन पर अपना जो भी कुछ लेना शुरू कर देते हैं, और सारा चीज़ उनका ईएमआई पर चलता है। तो उनके पास अपना रियल एसेट कोई खास नहीं होता है, और इसीलिए जब उनका हालत ख़राब होती है तो सीधे सड़क पे आ जाते हैं। तो ये आप इसको आर्टिकल को पढ़ेंगे। और फिर नेक्स्ट है एक फोटोग्राफ के साथ सरदार पटेल का यूनिटी आइकन। ठीक है, तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद करते हुए एक जो है एक यहाँ फोटोग्राफ दिया गया है। एक शो हुआ दिल्ली में लाल किले पर, तो उसका फोटोग्राफ है। नेक्स्ट नीचे है एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ जो है, केरला बिकम्स फर्स्ट स्टेट टू डिक्लेयर इटसेल्फ फ्री ऑफ एक्सट्रीम पॉवर्टी। ठीक है, तो केरला जो है वो फर्स्ट स्टेट है जो एक्सट्रीम पॉवर्टी से अपने आप को फ्री डिक्लेयर किया है। और फोटोग्राफ में ये आप देखते हैं कि जो चीफ मिनिस्टर हैं फिलहाल, पिनारई विजयन, ये रिपोर्ट जो है एक्टर ममूटी को सौंप रहे हैं। ठीक है, तो ममूटी भी जो है केरला में एक उनका बड़ा आइडेंटिटी है उनका। म्यूट कर दीजिए, आवाज़ बहुत आ रही है। तो ममूटी जो हैं एक बहुत बड़े एक्टर हैं केरला के,
और पॉलिटिकल फील्ड में भी एक्टिव हैं, तो देख रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर उनको रिपोर्ट हैंडओवर कर रहे हैं। इसको पढ़िएगा, क्या है एक्सट्रीम पॉवर्टी से कैसे अपने आप को इन्होंने मुक्त किया केरला ने। हाँ, नेक्स्ट पेज 2 स्टेट्स का आर्टिकल है, तो यहाँ उसका डिटेल है। फर्स्ट आर्टिकल, डिस्पाइट हैवी रश देयर वर नो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स। देखिए, तो यहाँ एक बात निकल के आ रही है कि वहाँ स्टैम्पीड जो हुआ टेम्पल में, क्यों हुआ कि बहुत ज़्यादा भीड़ थी, उसके बावजूद कोई सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स नहीं थे। तो इट इज़ अ लैप्स ऑन द साइड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन की तरह कमी पाई जा रही है कि भाई कोई सिक्योरिटी व्यवस्था नहीं थी, भीड़ बहुत थी। एनीवे, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़, हाँ एक है फेस्टिव रिदम। ठीक है, यहाँ एक फोटोग्राफ है, तो ये है आपके कर्नाटका, नहीं ऐसा कोई नहीं, चलिए कर्नाटका फाउंडेशन डे है, तो खैर वो हम लोग से ज़्यादा मतलब नहीं है। बगल में न्यूज़ है, स्टेट गवर्नमेंट प्रिपेयरिंग कन्नड़ फॉर एआई एरा से सिद्धारमैया। तो यहाँ स्टेट गवर्नमेंट कन्नड़ को एआई से कुछ लिंक करना चाह रही, कन्नड़ लैंग्वेज को लेके, उसको थोड़ा समझेंगे यहाँ क्या उन्होंने कह रहे हैं। पिल्लई विंस केरलाज हाईएस्ट लिटरेरी प्राइज। तो केरला का जो है एक लिटरेरी प्राइज जो है, तो ये है केजी शंकर पिल्लई। तो ये जो है इनको एक पुरस्कार मिला है केरला का जो हाईएस्ट है। खैर ये हमारे लिए बहुत वो नहीं है। मैन, चलिए इसमें कुछ ये नहीं है। नेक्स्ट पेज पर आते हैं। ममता टू लीड प्रोटेस्ट इन कोलकाता अगेंस्ट एसआईआर ऑन नवंबर 4। तो ममता बनर्जी जो हैं वो एसआईआर जो चल रहा है, यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जो यानी तेज़ी से जो सुधार किए जा रहे हैं वोटर लिस्ट में, उसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही हैं बंगाल में ममता बनर्जी। और फिर नेक्स्ट है नीचे एक आर्टिकल, इंडियाज एग्जिट फ्रॉम ताजिकिस्तान एयरबेस सेटबैक टू स्ट्रेटेजिक डिप्लोमेसी सेज कांग्रेस। तो इंडिया जो है वो ताजिकिस्तान से उसके फोर्स जो है वापस आ गए। इंडिया मतलब इंडिया फोर्सेज ही नहीं, मतलब इंडिया के पूरे स्टाफ वहाँ से उनको वापस भेज दिया गया, जबकि इंडिया ने ही वहाँ एक एयर बेस सेटअप किया था। ठीक है, इस मिलेनियम के शुरुआत में 2000 समथिंग में। तो उसके बारे में है कि ये एक हमारी भारी नुकसान हुआ है हमें पॉलिटिकल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे। उसके बारे में कुछ कह रहे हैं, देखिए क्या कह रहे हैं। बगल में न्यूज़ है, एलिगेशंस ऑफ वोटर फ्रॉड रिवर्बरेट एज एमवीए एमएनएस होल्ड रैली कॉलिंग फॉर रेक्टिफिकेशन। तो यहाँ जो है महाराष्ट्र में जो वहाँ के पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं या ग्रुपिंग्स हैं, गठबंधन हैं, वो एलिगेशन लगा रही, इल्ज़ाम लगा रही हैं कि वोटर फ्रॉड किया जा रहा है, यानी कि गलत तरह के वोटर्स को जोड़ा जा रहा है या फर्जी वोटर्स है या जो भी है। तो वोट, इसको पढ़ लीजिएगा, इलेक्शंस पे लेके है जुड़ा हुआ। नाउ नेक्स्ट इज आईआईटी कानपुर ट्राइड क्लाउड सीडिंग
डिस्पाइट नो क्लाउड्स अलर्ट। तो आईआईटी कानपुर ने जो है अभी क्लाउड सीडिंग दिल्ली में ट्राई किया था, पता नहीं क्या हुआ, वो सक्सेसफुल रहा, फेलियर हुआ, क्या हुआ, उससे ही जुड़ा हुआ ये आर्टिकल है, इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। क्लाउड सीडिंग कैसे कैसे होता है, क्या किया जा रहा है, इसको समझिएगा। नेक्स्ट इज ऑपरेशन चक्रवी, सीबीआई अरेस्ट्स अक्यूज्ड इन साइबर क्राइम केस। तो ये ऑपरेशन चक्र वी जो है, 5 या वी है क्या है, वो साइबर क्राइम के खिलाफ सीबीआई का ऑपरेशन है, इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट पेज है बिहार असेंबली इलेक्शन से जुड़ा हुआ, ठीक है। तो इसमें देख लीजिएगा इन जनरल, जो है कोई ऐसा ये नहीं है, सबका कुछ कुछ आर्टिकल है, एनीवे। नेक्स्ट इज न्यूज़ बस्तर राइजिंग बियॉन्ड इट्स स्कार्स, ठीक है। बस्तर जो है छत्तीसगढ़ का, वो एक ट्राइबल मतलब नक्सल अफेक्टेड एरिया है, माओइस्ट वहाँ पर वायलेंस काफ़ी होता है। और तो बस्तर रीजन जो है, दिस इज़ द वर्स्ट अफेक्टेड, एक्चुअली इट इज़ द मोस्ट पुअर एरिया। तो ये आर्टिकल वहाँ के चीफ मिनिस्टर का ही है, विष्णुदेव साई जो हैं वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, उनके द्वारा जो भी है, उनके द्वारा या उनके लिखवाया गया जो हो। बट ये कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में जो बदलाव हो रहा है, चेंजेस आ रहे हैं, उसके बारे में है, तो डेफिनेटली इसको पढ़ लीजिएगा जो है। बहुत सारा दे दी सुधा, और लोग को है, दे दियो ना, है तो ठीक, ओके। सो नेक्स्ट इज एलिमिनेटिंग माओइज्म मेड द इम्पॉसिबल पॉसिबल, पीएम। तो ये देखिए, ये आर्टिकल्स जो हैं कहीं ना कहीं ये माओइस्ट पर है या नक्सलिज्म पे है, ऊपर भी है नीचे भी है, बगल में देखिए, इंडिया हैड नो रोल इन स्टॉपिंग नेपाली विमेंस ट्रैवल। नेपाल में भी देखिए अभी जो हुआ है, तो वो भी कहीं ना कहीं माओइस्ट ग्रुप्स का ही किया हुआ है, तो नेपाल में भी हो रहा है ये, ठीक है। तो ये ऊपर के दोनों आर्टिकल जो हैं इसको देख लीजिए। यहाँ फिर एक है साइड में, लखनऊ डिक्लेयर्ड यूनेस्को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी, ठीक है। तो गैस्ट्रोनॉमी क्रिएटिव सिटी, एक्चुअली लखनऊ जो है ना, वो पहले से नवाबों के समय से खान पान को लेके काफ़ी पॉपुलर रहा, बहुत तरह तरह के जो है ना, चूँकि मुगल थे, नवाब थे, उनको खाने पीने का शौक़ था, तो वहाँ कहने का मतलब बहुत तरह का खाना पीना मिलता है, तो जो कि कहीं ना कहीं एक पेट को भी, पेट से जुड़ा हुआ, इसलिए गैस्ट्रोनॉमी वर्ड यूज़ कर दिया है, ठीक है ना। हैं फार्टिंग, नहीं नहीं नहीं, नॉट फार्टिंग, एक्चुअली जैसे गैस्ट्रोनॉमी वर्ड जोड़ दिया एक तरह से, कि कहने का मतलब है कि जैसे एस्ट्रोनॉमी होता है ना, एस्ट्रोनॉमी, तो वहाँ है कि हम बाहर स्पेस में जाके बहुत सी चीज़ों को खोजते हैं, तो इसको कर दिया गैस्ट्रोनॉमी, यानी कि पेट को आनंद देने वाली बहुत सारे खाने की चीज़ें आप वहाँ खोज सकते हैं, लखनऊ में आपको मिलता है, ठीक है। हाँ, तो उस तरह से वो जोड़ा है कि क्रिएटिव सिटी मतलब बहुत तरह तरह के वहाँ फूड आइटम्स लोग बना के, मतलब वहाँ का कल्चर है, इसलिए। खैर, मेरा अपना एक्सपीरियंस कुछ अच्छा भी रहा, ख़राब भी रहा है। सुनते थे कि लखनऊ की फालूदा कुल्फ़ी बड़ी फेमस होती है, तो एक बार हम वहाँ का इलाका है अमीनाबाद, उस समय स्टूडेंट थे, मेरे ख्याल से 9th-10th में रहे होंगे, तो एक जगह देखे अमीनाबाद, वहाँ का पुराना बाज़ार है बहुत फेमस, कि वहाँ ये कुल्फ़ी फालूदा बेच रहा है, हम कहे चलो खा के देखते हैं।
तो खाए तो हमें लगा कि ये पैसे बर्बाद हो गए पूरे, मुझे फेंकना पड़ा उसको। तो हो सकता है वो टेस्ट की बात है, किसी को कोई चीज़ अच्छी लगती है, किसी को नहीं अच्छी लगती है। तो वो मतलब कुल्फ़ी में वो सेवई वगैरह मिला के देते हैं, उसी को कुल्फ़ी फालूदा कहते हैं। हाँ, सेवई कुल्फ़ी मिला के देते हैं। यहाँ भी मिलता है, आप कहीं भी बढ़िया कोई भी है उसमें चले जाइएगा देगा, तो कहीं कहीं ठीक ठाक भी लगता है, बट मुझे बहुत अपील नहीं किया था। मैंने कहा बताइए, उस समय मैंने वो लगता है कि 20-25 रुपए में लिया था, और बिल्कुल लगा कि पैसा बर्बाद हो गया सब। खैर, अमीनाबाद वहाँ का पुराना मार्केट है, लखनऊ का सबसे पुराना। एनीवे छोड़िए, यहाँ आते हैं, उसके बाद नीचे आते हैं। लखनऊ का जो है हज़रतगंज है मेन, उसका फेमस एरिया। हज़रतगंज में हम लोग रुके हुए थे, और बहुत बड़ा मार्केट है, शॉपिंग एरिया है हज़रतगंज। मॉडर्न मार्केट जो हज़रतगंज, पुराना है अमीनाबाद और नया है हज़रतगंज। एनीवे, राजनाथ स्ट्रेसेस ऑन ओपन रूल बेस्ड इंडो पैसिफिक रीजन। ठीक है, तो राजनाथ जो है ये कह रहे हैं कि जो इंडिया यानी इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन का जो रीजन है, यानी ये मैरीटाइम सी एरिया की बात हो रही है, ओशंस की बात, तो उसमें जो है ये ओपन होना चाहिए। मतलब कि ये नहीं, किसी का रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए। इट शुड बी ओपन फॉर ऑल एंड रूल्स बेस्ड, यानी कि कुछ नियमों पर आधारित होना चाहिए। ये नहीं कि जिसका मर्जी जो चल रहा है वो अपना मर्जी चला रहा है, जिसके हाथ में लाठी वो अपनी भैंस हाँक रहा है, ऐसी बात नहीं। तो इट शुड बी ओपन टू ऑल एंड रूल बेस्ड एरिया, मतलब कि एक नियम होने चाहिए जिसको सबको फॉलो करना होगा। तो ये मैरीटाइम ट्रेड की कहीं ना कहीं बात कर रहे हैं, तो इसको आप पढ़ेंगे, क्योंकि कुछ बड़े कंट्रीज जो हैं अपने आसपास थोड़ा सा दबंगई दिखाते हैं, जैसे चाइना कहीं है, अमेरिका है, या और देश है। हाँ, नेक्स्ट जो है आपका, इसमें फिर नेक्स्ट पेज पर आते हैं, तो यहाँ न्यूज़ इन फ्रेम्स दिया हुआ है। चलिए, इंटरेस्टिंग है तो एक एक लाइन बता देते हैं। तो सबसे फर्स्ट जो है आप देख रहे हैं ऊपर, एक कुक है जो खाना प्रिपेयर, ये एक्चुअली कश्मीर का सीन है, और शादी के पहले की फीस्ट की तैयारी हो रही है, दावत, तो उसको वाजवान कहते हैं। ठीक है, तो वाजवान कहते हैं, और जो कुक होता है उसको वाजा कहते हैं वहाँ पर। तो ये लोग जो है ऐसे बड़े बड़े बर्तन, ये लोग तरह अलग अलग साइज़ के बर्तन खूब रखते हैं कश्मीर में लोग घरों में, और कई सारे बर्तनों में ढेर सारे डिशेस बनते हैं। और जैसे वाजवान होता है, तो वाजवान होता है उसमें क्या है कि एक बड़ी सी थाली होती है जिसमें 4-5 लोग बैठ के एक साथ खाते हैं। तो जो वहाँ का ट्रेडिशन है कि 4-5 लोग, 6 लोग, बड़ा सा थाल होता है, ठीक है, उसमें और डिशेज कई तरह के उसमें ला के दिए जाते हैं, और सब लोग जो है उसमें से अपना अपना थोड़ा थोड़ा ले लेके खाते हैं साथ में। ये इस तरह का वहाँ का कल्चर है। तो ये वही वाजवान की तैयारी कर रहा है जो है कुक। नेक्स्ट उसके बाद जो है, नहीं फेस्टिवल नहीं, ये शादी के समय होता है। तो शादी जब कोई होती है ना, तो उसमें लोग जो मतलब उस तरह से बैठ के खाते हैं। तो शादियों के समय जब शादी होती है ना, तो जो दावत होती है उसमें खाने पीने का, तो उसमें ऐसा ही ट्रेडिशन है कि जो है मतलब बड़े बड़े थालों में ग्रुप्स में लोग खाते हैं, है ना। तो वो एक कहीं ना कहीं क्लोजनेस आपस में एक दिखाता है कि अभी भी एक ही प्लेट में 4-5 लोग, 6 लोग बैठ के खाते हैं। और जैसे उसमें है कि एक ही साथ जैसे गोश्त आया तो गोश्त आके डाल दिया, अब वो सब लोग थोड़ा थोड़ा उसमें लेके खा रहे हैं अपना, फिर एक आइटम ख़त्म हुआ तो फिर दूसरा आइटम आया, इस तरह से आइटम पे आइटम आते जाते हैं।
और लोग अपना मतलब एक ग्रुप ईटिंग का कंसेप्ट है कि फैमिली या ऐसे मौक़ों पर शादियों में उसको वाजवान कहते हैं। तो मैं था गया हुआ कश्मीर में, हमारे मित्र हैं तो वो सब बता रहे थे। नेक्स्ट है आपका, यहाँ देखिए शमी कबाब जो है ये बनाने की तैयारी हो रही है। ये भी शादी ये सब के समय या ऐसे भी कोई बड़ा कोई उनका सेलिब्रेशन होता है मुसलमानों का, तो शमी कबाब वो बनाते हैं। तो दिस इज़ ऑल्सो ए नॉन वेजिटेरियन कबाब का एक तरीका होता है। उसके बाद जो है बगल में दिख रहा है कि हाँ चावल पकाने की तैयारी हो रही है। और उसके बाद फिर जो बड़ा नीचे है, एनीवे फीस्ट ऑफ फीस्ट्स। अच्छा, ये आर्टिकल ही पूरा वाजवान पर ही पेज है। ओके ओके, ये पूरा पेज जो है वो वाजवान पे ही है। इसको कहते हैं फीस्ट ऑफ फीस्ट्स। तो वाजवान कश्मीर इलेबोरेट मल्टी कोर्स मटन फीस्ट। और चूँकि वहाँ कश्मीर में तो नॉनवेज ही खाते हैं, तो मटन का ये बनता है कई तरह से, जैसे ये शमी कबाब हुआ या और तरह के कबाब हुए। ब्लेंड्स सेंट्रल एशियन हेरिटेज विथ क्यूलिनरी। खैर, तो कहीं ना कहीं सेंट्रल एशिया का देखिए, मैंने बताया था आपको कि जो आर्यंस के आज जो ट्रू ये बचे हुए हैं वो ये कश्मीर में ही बचे हुए हैं। ठीक है, जो सबसे आज प्योरेस्ट फॉर्म में जो आर्यंस हैं बचे हुए वो कश्मीर में है। तो आप देखिए जम्मू के लोगों को देखिएगा कि लंबे होंगे खूब, और उनके चौड़े कंधे होते हैं, नाक ऊंची होती है, रंग गोरा होता है, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग। तो जम्मू कश्मीर में ही आज जो है आर्यंस। फिर बाद में सेंट्रल एशिया से बहुत लोग आए, तो वो मुस्लिम फेथ में जो है कन्वर्ट हो गए, तो वो जो है वहाँ कश्मीर की तरफ जो है बस गए। तो ये इनका सेंट्रल एशिया का कल्चर को काफ़ी फॉलो करते हैं। ठीक है, एनीवे यहाँ देखिए, अच्छा पूरा न्यूज़ में उन्हीं का दे रखा है। देखिए मीट बॉल्स, जैसे वो गोश्त के वो गोले बनते हैं रसगुल्ले के जैसे हम लोग खाते हैं, वैसे उनका गोश्त का गोला बनता है। ठीक है, ये बन रहा है बगल में, नेक्स्ट पेज पे दिखा रहा है। फिर ये किचन का इस तरह से देखिए, बर्तन बड़े बड़े बर्तनों में लगा रहे हैं, क्या क्या बना रहे हैं। खैर जो भी है, ये देखिए किस तरह से अलग अलग बड़े बर्तनों में खाना पक रहा है तरह तरह का। एनीवे नेक्स्ट हम आते हैं पेज 8 पर। हाउ डू स्कैम हब्स इन साउथ ईस्ट एशिया ऑपरेट। देखिए, तो अभी जो है ये बहुत तरह के साइबर स्कैम्स चल रहे हैं, या और तरह के जो है, तो ये एशिया में, साउथ ईस्ट एशिया में जो है इस तरह के कई सारे ग्रुप्स हैं जो इस तरह के। क्या जी, खांसी नहीं ठीक हुआ है? अच्छा ठीक है। तो ये साउथ ईस्ट एशिया में देखिए, इन्होंने एक मैप में भी दिखाया है कि कहाँ कहाँ सेंटर्स हैं जहाँ की ये सब ऐसे क्राइम्स होते हैं। इसको पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट इज, हाउ इज ऑस्ट्रेलिया सेटिंग स्टैंडर्ड्स ऑन ट्रेनिंग एआई। तो ऑस्ट्रेलिया में एआई की ट्रेनिंग के लिए स्टैंडर्ड्स कैसे सेट किए जा रहे हैं, तो इसको भी पढ़ लीजिएगा। नया समय का आर्टिकल है, एआई वगैरह पे आता रहता है क्वेश्चन। नेक्स्ट इज प्रोफाइल्स बिटवीन फंड्स एंड आइडियोलॉजी। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्या है कि अभी एक्चुअली आर्टिकल है जो पीएम श्री है, पीएम श्री शॉर्ट में कहते हैं। यहाँ आपको श्री का फुल फॉर्म मिल जाएगा कि प्राइम मिनिस्टर स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया। एसएच से है स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया।
उसको शॉर्ट में पीएम श्री। तो एक्चुअली ये इसके लिए फंड्स मिलता है। तो केरला ने जो है वो इसको ये कर दिया, रिजेक्ट कर दिया कि हमें नहीं चाहिए ये पीएम श्री फंड्स, हम अपने से अपने स्कूल चलाएंगे। तो उसी को लेके आर्टिकल है, बिटवीन फंड्स एंड आइडियोलॉजी। ठीक है, एक तरफ पैसों की बात है, फाइनेंशियल सपोर्ट की बात है, दूसरी तरफ विचारधारा। म्यूट कर दीजिए, बहुत आवाज़ आ रही। तो एक तरफ पैसों की बात है, फाइनेंशियल सपोर्ट की बात है, और दूसरी तरफ जो है विचारधारा की बात। तो इसको पढ़िएगा, आर्टिकल अच्छा है, काफ़ी अच्छा है, और एजुकेशन से जुड़ा हुआ है, पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट इज, नीचे देखिए, नक्सलबाड़ी टू विधानसभा। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं बीच में जो है ये कौन है, नक्सल लीडर है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। तो ये कहीं ना कहीं मतलब कम्युनिस्ट पार्टीज जो हैं, जो कि माइस्ट वायलेंस, माइस्ट को सपोर्ट करते हैं, उनके बारे में है। और नेक्स्ट है बगल में आर्टिकल, स्कॉलर ऑफ द ईस्ट फ्रांचेस्का ओर्सिनी। तो इनको यहाँ से लगता है खैर ये राजनीति है, हम लोग इसमें नहीं पढ़ते हैं। नेक्स्ट है साइंस, स्ट्रेंज स्पाइडर वेब रिवील टू बूस्ट प्रे डिटेक्शन। तो ये स्पाइडर के ऊपर है ये आर्टिकल, कि स्पाइडर किस तरह से खास तरह का वेब बनाता है जिससे कि वो बहुत जल्दी शिकार को मतलब सेंस कर लेता है कि कोई आया है, उसके बारे में है। एनीवे ये सब एडवांस उसमें यूज़ होता है रिसर्च में। साइंटिस्ट्स डिटेक्ट ब्रेन रिस्पॉन्स टू रिदम इन प्री टर्म बेबीज। तो साइंटिस्ट ने जो बच्चे समय से पहले पैदा हो जाते हैं उनको प्री टर्म बेबीज़ कहते हैं, यानी कि जो 9 महीने से पहले, 8 महीने में, कई बार 7 महीने में भी हो जाते हैं। तो ऐसे बच्चों में जो है वो उनके ब्रेन में एक ख़ास तरह का मतलब म्यूज़िक को लेके एक ख़ास तरह का रिस्पॉन्स होता है। तो उसको लेके रिसर्च कर रहे हैं और उससे कुछ आया है, तो उसको देखिएगा। नेक्स्ट इज, प्लांट बेस्ड फूड्स रिड्यूस द बर्डन ऑफ कैंसर एंड डायबिटीज़। देखिए कितना अच्छा आर्टिकल। ये कह रहे हैं इस आर्टिकल में कि जो प्लांट बेस्ड फूड्स होते हैं वो कैंसर और डायबिटीज़ को अवॉइड करने में मदद करते हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट है, इसको पढ़िएगा। नाउ नेक्स्ट इज बिजनेस। फर्स्ट मेजर आर्टिकल है, ऑस्ट्रेलियन माइनिंग कंपनीज प्रिफर इंडिया ओवर चाइना। ऑस्ट्रेलिया में माइंस बहुत हैं और वहाँ की माइनिंग कंपनीज जो हैं तो वो इंडिया को प्रिफर करती हैं चाइना, इसको लेके आर्टिकल है। नेक्स्ट इज छोड़ दीजिए बाकी, नेक्स्ट पेज पर आते हैं। तो मेजर आर्टिकल है, यूएस कैन हेल्प एलाइज काउंटर एग्रेसिव चाइना हेगसेट। तो ये जो है
आ, वहाँ के पेंटागन है, जैसे हमारे यहाँ आपका नहीं नहीं, गांधी मैदान नहीं। जैसे इंडिया में आपके रॉ है। नहीं 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 नहीं, बता रहा हूँ सुनिए। जैसे हमारे यहाँ रॉ है, ठीक है, वैसे ही अमेरिका में जो है पेंटागन, वो एक एरिया है, ठीक है, बिल्डिंग है, ग्रुप ऑफ बिल्डिंग्स है, जहाँ की उनके जो है मेन डिफेंस और सिक्योरिटी के जो हेड्स हैं वहाँ बैठते हैं, ठीक है। उसको पेंटागन कहते हैं, इसलिए कि वो जो पूरे ग्रुप ऑफ बिल्डिंग्स बने हुए हैं वो एक पेंटागन के डिज़ाइन में बने हुए हैं। हाँ, तो पेंटागन कहते हैं उसको शॉर्ट में। तो वो जो है वहाँ का मतलब जो मेन जो सिक्योरिटी डिसीजंस लिए जाते हैं वो पेंटागन से लिए जाते हैं, ठीक है ना। ये हेड है पूरे सिक्योरिटी और डिफेंस का जो है वहाँ। ये नहीं, हाँ, ये पेंटागन जो है आपके वाशिंगटन में है। तो वहीं से टॉप जो है उनके जो भी मतलब कि सिक्योरिटी या आर्म्ड फोर्सेज या इस तरह का कोई भी डिसीजन है वो पेंटागन वहाँ। तो पेंटागन में सारे फोर्सेस के चीफ भी बैठते हैं, ठीक है। तो इस तरह का वहाँ डिफेंस सिक्योरिटी सब का हेड जो है वो वहाँ, और कई एक बिल्डिंग नहीं है, एक तो बड़ी बिल्डिंग है और मतलब वो पूरा कॉम्प्लेक्स है, उसको हम पेंटागन कहते हैं। तो वही पेंटागन के जो हेड है पीट हेगसेट, उन्हीं का स्टेटमेंट है कि यूएस कैन हेल्प एलाइज काउंटर एग्रेसिव चाइना, यानी यूएस जो है अपने मित्र देशों की मदद कर सकता है जो चाइना इतना एग्रेसिव हो गया है उसको रोकने में, क्योंकि चाइना जो है काफ़ी एग्रेसिव हो गया अपने आसपास के देशों पर भी और पूरी दुनिया में एक तरह से अपना, चाहे वो इकोनॉमिक जो है इन्फ्लुएंस दिखा रहा है, चाहे पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस या मिलिट्री इन्फ्लुएंस अपने आसपास के देशों में दिखा रहा है। तो उसको लेके ये स्टेटमेंट है, ठीक है। तो इंटरनेशनल कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स पर है। उसके बाद बगल में है आर्टिकल, सिंस क्रैकडाउन क्लोज टू 40,000 अफगान रिफ्यूजीज लेफ्ट बलूचिस्तान प्रोविंस ऑफ पाक। तो वहाँ जो है अभी कुछ अटैक जो हुआ है वहाँ, तो और पाकिस्तान जो है वहाँ, तो जो अफ़गानी लोग रह रहे हैं उन पर जो है कड़ाई किया है, कार्रवाई किया है। तो वहाँ से 40,000 अफ़गान रिफ्यूजीज़ बलूचिस्तान से छोड़ के निकले। एक्चुअली अफ़गानिस्तान में क्या हो रहा है कि मैंने बताया कि वहाँ तालिबान का भी राज चल रहा है। तालिबान जो है वहाँ का एक्सट्रीम, जैसे भारत में आरएसएस है वैसे वहाँ तालिबान है, ठीक है। तो उन लोग का भी गवर्नमेंट चल रहा है, तो वो बहुत कड़े नियमों में विश्वास करते हैं, तो इसलिए बहुत से लोग वहाँ से छोड़ के पाकिस्तान चले आए हैं। तो ऐसे लोगों को ये जो है निकाल रहे हैं पाकिस्तान। हाँ, जैसे देखिए इंडिया में कैसे लोग कहते हैं कि बांग्लादेश से आए हुए लोगों को या इधर जो है कहीं से भी उनको निकालो, वैसे ही पाकिस्तान में जो है जो अफ़गानिस्तान से आए हुए लोग हैं उनको निकालने का ये जो है चल रहा है। तो ठीक है, सब जगह रेफ्यूजीज़ होते हैं और वो किसी, हाँ रेफ्यूजीज़ हैं। हाँ, रिफ्यूजी का मतलब होता है शरणार्थी, जो आपके यहाँ के रहना चाहता है, ही सीक्स टू स्टे। हर जगह होता है, देखिए कुछ परेशानी होती है वहाँ। जैसे एक समय यही हुआ था बांग्लादेश से हमारे यहाँ, कि बांग्लादेश से जब पाकिस्तान का पार्ट था और वहाँ लोग टॉर्चर कर रहे थे आर्मी वहाँ की, पाकिस्तान की, तो 1 करोड़ से ज़्यादा लोग जो है मतलब चले आए थे इंडिया में, और इस कारण फिर बांग्लादेश पर जो अटैक करना पड़ा था इंडिया को, और बांग्लादेश को आज़ाद कराया गया था। तो ये सब शरणार्थी कहे जाते हैं।
तो उसी तरह पाकिस्तान में भी आज अफ़गानिस्तान में जो है तालिबान जो एक हार्डकोर गवर्नमेंट है, जैसे आरएसएस की तरह मैंने बताया, फंडामेंटलिस्ट है। तो उससे बचने के लिए उनके टॉर्चर से कुछ लोग छोड़ के, मतलब बहुत से लोग वहाँ से बगल में घुस गए हैं पाकिस्तान में, तो उन्हीं लोगों के खिलाफ पाकिस्तान भी कार्रवाई कर रहा है। नेक्स्ट इज, नीचे यहाँ आर्टिकल है, यूएनएससी गिव्स नॉड टू मोरक्को प्लान फॉर वेस्टर्न सहारा ऑटोनॉमी। तो यहाँ वेस्टर्न सहारा में प्रॉब्लम चल रही है, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी चल रहा है, तो उसको एक ऑटोनॉमस एरिया, यानी कि जिसका रूल वो खुद अपना राजकाज करें, तो उसके लिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने अलाउ कर दिया है। मोरक्को गवर्नमेंट के द्वारा जो प्लान बनाया गया है, ठीक है, ताकि वेस्टर्न सहारा को आज़ाद किया जा सके। तो उसी तरह का कदम है, जैसे कि देखिए एक समय इंडिया ने बांग्लादेश को आज़ाद करवाया था, और उसको सभी देशों ने, पहले इंदिरा गांधी ने सभी देशों से अपनी बात कह दी थी कि देखिए हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा लोग आ रहे हैं बांग्लादेश से, तो हमारे यहाँ किसी भी तरह का प्रॉब्लम खड़ा हो सकता है। अब किसी देश में जो है 1-8 करोड़ लोग छोड़ के चले आए अपना देश, तो वहाँ का पूरा माहौल बदल जाता है। यहाँ के लोगों को दिक्कत हो रही थी, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में जो है वो सब घुस आए थे, तो यहाँ के लोगों को बड़ी दिक्कत होने लगी थी। तो इस कारण से इन्होंने, इंदिरा गांधी ने सभी देशों से बात की थी और रखा था कि भाई अगर इसको रोका नहीं गया तो हमारे देश में कुछ गड़बड़ी हो सकती है। तो सभी देशों ने समझा था उस बात को और फिर इंडिया का साथ दिया था। नहीं तो ऐसे नहीं आसान था कि किसी देश पे आप अटैक कर दो और फिर उसको। हाँ, तो यही सब करते हैं, और क्या है भाई, दबंगई जिसकी रहती है। नहीं नहीं, अब जो रशिया तो हमारा फ्रेंडली था उस समय रिलेशन। हाँ हाँ हाँ, तो उसी तरह यहाँ जो है ये भी जो है वेस्टर्न सहारा को आज़ाद कराने को लेके वहाँ वोटिंग हुआ है, और मोरक्को ने, तो उसी को लेके पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट इज, विथ माडुरो इन हिज साइट ट्रम्प इज बिल्डिंग अप ट्रूप्स इन कैरिबियन। देखिए यूएस जो है, तो क्यूबा में निकोलस माडुरो की सरकार है, तो वो उसको जो है वो टारगेट करना चाह रहा है यूएस गवर्नमेंट जो, और इसलिए वो कैरिबियन यानी उसके आसपास जो नीचे में वहाँ सी का एरिया है, कैरिबियन सी, वहाँ पर अपना फोर्सेस, शिप्स जो है बढ़ा रहा है, नेवल फोर्स बढ़ा रहा है, ताकि वहाँ अटैक किया जा सके किसी समय। तो उसको लेके है आर्टिकल, इसको पढ़ लीजिएगा। ये हो गया ये, बाकी स्पोर्ट्स का है। ये मैं आपको भेज दे रहा हूँ। उसके बाद नेक्स्ट इसको खोलिए, आज के जो हिंदू है। अच्छा, वर्ल्ड कप जीत लिया इंडिया ने, ओके ओके ओके। सो इंडियन वीमेन स्क्रिप्ट हिस्ट्री विन वर्ल्ड कप, फर्स्ट न्यूज़ है। तो ये अच्छा न्यूज़ है कि एक वर्ल्ड कप महिलाओं ने भी जीता, तो इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट इज, मीटिंग ऑफ पार्टीज फ्रॉम तमिलनाडु डिसाइड्स टू मूव द एससी अगेंस्ट एसआईआर। तो तमिलनाडु में पार्टीज की मीटिंग में तय किया गया है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे एसआईआर के खिलाफ। नेक्स्ट इज, ISRO इसरो लॉन्चेज एडवांस्ड GSAT-7R, इंडियाज हैवीएस्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट। एक और कम्युनिकेशन यानी जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन ये उसके लिए यूज़ होता है, ऐसे सैटेलाइट जो आज तक का हैवीएस्ट है कम्युनिकेशन सैटेलाइट GSAT-7R,
उसको लॉन्च किया है, तो ये उसको बारे में है, पढ़ लीजिएगा। और यहाँ देखिए ऊपर में छोटा जो है न्यूज़ का हेडलाइन दिया हुआ है कि क्राउड कंट्रोल नॉर्म सून इन टेम्पल्स। देखिए अभी जो हम बात कर रहे थे कि क्राउड मैनेजमेंट नहीं है प्रॉपर भीड़ वाली जगहों में, टेम्पल्स में, तो उसको लेके यहाँ स्टेटमेंट आया हुआ है किसी का कि जल्दी ही उसके लिए नियम कानून बना दिए जाएंगे। ठीक है, तो एनीवे नेक्स्ट पेज पर हम चलते हैं। तो यहाँ स्टेट्स में है मेन कि SIR इज़ अ ट्रिक टू ड्रॉप जेन्युइन वोटर्स फ्रॉम द रोल्स। स्टालिन का कहना है ऐसा कि SIR जो किया जा रहा है, ये जो सही वोटर्स है उनको हटाने की कोशिश है। तो चलिए, बगल में है NIA गिव्स गो अहेड टू केबल कार प्रोजेक्ट इन JNK's पहलगाम में रोपवे लगाने का जो है वो उन्होंने क्लियर कर दिया है NIA ने कि ठीक है, रोपवे लगा सकते हैं, बना सकते हैं। नेक्स्ट इज नीचे जो है, तमिलनाडु विटनेसेस सस्टेन्ड ग्रोथ इन पैडी प्रोक्योरमेंट ड्यूरिंग लीन सीजन। तो चावल के प्रोक्योरमेंट होता है, यानी सरकार के द्वारा जो किसानों से खरीदा जाता है, तो उसमें पैडी यानी धान के प्रोक्योरमेंट में काफ़ी ग्रोथ हुआ है तमिलनाडु में। तो ये एक अच्छा न्यूज़ है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर आते हैं। तो ऐसा कोई ये नहीं है। हाँ, केरला का जो न्यूज़ है, केरलाज पॉवर्टी इरेडिकेशन मिशन नाउ हैज़ अ हेल्पलाइन। तो यहाँ इनका जो पॉवर्टी इरेडिकेशन मिशन है उसके बारे में आपको, क्योंकि बिहार में भी इसको आप मतलब कहीं ना कहीं बताने में यूज़ कर सकते हैं, मेंस में भी लिख सकते हैं, या इंटरव्यू में अगर आपसे पूछा जाए तो ये आप इससे सीख के, इससे समझ के आप बोल सकते हैं कि हाँ सर ऐसे ऐसे हम बिहार में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये न्यूज़ जो एक्सट्रीम पॉवर्टी वाला केरला वाला है, इसको अच्छे से पढ़िएगा। कल पिछले पेपर में भी जो है अभी किए थे और इसमें भी है, इसको समझिएगा अच्छे से। उसके बाद नेक्स्ट है नीचे एक, कर्नाटका प्लानिंग टू इस्टेब्लिश परमानेंट स्टेट वाटर कमीशन। तो स्टेट लेवल पर जो है स्टेट के रिवर्स और वाटर को मैनेज करने के लिए कमीशन बना रहा है कर्नाटका गवर्नमेंट। तो ये एक, इसको भी समझिएगा, ये बिहार में भी किया जा सकता है। तो इन सब चीज़ों को अच्छे से समझिएगा। फिर एक और देखिए बगल में है, केरला पुलिस यूज टेक टू ट्रैक वर्कर्स एट सबरीमला। ठीक है, तो सबरीमला में जो मंदिर है वहाँ का फेमस, वहाँ कुछ टेक्नोलॉजी का यूज़ करके कुछ पुलिस वहाँ काम कर रही है, ट्रैक कर रही है जो भी लोग वहाँ जा रहे हैं। तो इसको भी समझिएगा क्या है। नेक्स्ट पेज पर है, ज़ीरो टॉलरेंस फॉर एनी फॉर्म ऑफ वायलेंस, CEC जो है नए ज्ञानेश कुमार, उन्होंने कहा है कि किसी भी तरह का वायलेंस बिल्कुल नहीं बर्दाश्त किया जाएगा चुनावों में, बिल्कुल पीसफुल होना चाहिए। पढ़ लीजिएगा, इलेक्शन से जुड़ा हुआ है। उसके बाद
अच्छा, अनंत सिंह की गिरफ्तारी हो गई है। हाँ, ओके। हम्म। चलिए, सब पॉलिटिकल न्यूज़ है। नेक्स्ट आते हैं बिहार असेंबली इलेक्शन। तो पॉलिटिकल न्यूज़ है, देख लीजिएगा अपना समझ के। नेक्स्ट इज पेज 6। बारिंग एमपी, लेह नाउ हैज़ नो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। तो कहा जा रहा है कि लेह में एक एमपी जो वहाँ से है चुन के गया है, बाकी कोई भी वहाँ से इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। ठीक है, तो इसको समझिएगा, वहाँ एक्चुअली हिल काउंसिल्स काम करते हैं। तो क्या है इशू, क्या कहना चाह रहे हैं? बगल में फिर है ICMR सीक्स पार्टनर्स टू डेवलप एंटीबॉडी अगेंस्ट निपा वायरस। निपा वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी डेवलप करने के लिए ICMR जो है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, वो किसी को कह रही है कि आके साथ में हमारे काम करिए, पार्टनर बनिए और इसका रिसर्च करते हैं। निपा वायरस के समझिएगा क्या है, कैसे। फिर नीचे है एक्सपर्ट्स ज्वाइन हैंड्स फॉर रामसर साइट टैग फॉर वेटलैंड्स इन असम सेंचुरी। तो असम में जो है कोई सेंचुरी है, तो वहाँ रामसर साइट उसको डिक्लेयर करने के लिए बात हो रही है। तो इसको आप देख लीजिएगा किस जगह की बात हो रही है। ठीक है, फिर बगल में है ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज त्रिशूल बिगिंस टुडे। यानी तीनों सर्विसेज, एयरफोर्स, नेवी और मिलिट्री का जॉइंट प्रैक्टिस एक्सरसाइज है त्रिशूल, जो कि आज से शुरू हो रहा है। टू स्ट्रेंथन जॉइंट कम्बैट प्रिपेयर्डनेस, जिससे कि तीनों मिल के लड़ने के लिए तैयार रहे, रेडी रहे। त्रिशूल नाम का एक्सरसाइज है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है साइंस, द क्यूरियस केस ऑफ एंट क्वीन प्रोड्यूसिंग सन्स ऑफ टू स्पीशीज। तो यहाँ जो है मस्कीटोज पर कुछ रिसर्च चल रहा है, जिसमें देखा जा रहा है एंट्स पर, नहीं मस्कीटो नहीं, एंट्स, कि एक एंट क्वीन है जो कि दो अलग अलग स्पीसी के बच्चों को जन्म दे रही है। ठीक है, तो ये जो है इसको थोड़ा सा समझने का है। इसमें जेनेटिक समझिएगा कि कैसे होता है। ठीक है, इसको पढ़िएगा, आर्टिकल को समझने की कोशिश करिएगा क्या कहना चाह रहे हैं। नेक्स्ट पेज पर है एडिटोरियल। तो यहाँ जो हिंदू का आर्टिकल है डिप्रेसिंग पैटर्न, तो ये वही क्राउड्स को लेके इन्होंने लिखा है। और बगल में जो है आर्टिकल है कि इंगेज द तालिबान, डोंट रिकॉग्नाइज देम। ये लिखते हैं ऑथर कि तालिबान को जो है, तालिबान से संबंध रखिए, तालिबान से बातचीत करिए, लेकिन उनको पहचान नहीं दीजिए, उनको एक्सेप्ट नहीं कीजिए। ठीक है, ऐसा कहना है। तो क्योंकि जैसे तालिबान के हेड को अभी बुलाया था इंडिया ने, और कहीं ना कहीं उनके थ्रू पाकिस्तान को टाइट करना चाह रही है भारत सरकार। तो ये जो है एक
है। तो नेक्स्ट है विजन ऑफ मॉडल यूथ ग्राम सभाज। ठीक है, तो ये एक यूथ ग्राम सभा की बात हो रही है। इसको पढ़िएगा, समझिएगा। आपने पढ़ाई है ग्राम सभा के बारे में, पंचायती राज के बारे में। तो ये क्या लिख रहे हैं, रिटायर्ड IAS ऑफिसर और एक जो है CEO हैं, ये दोनों मिल के इसको लिखे हैं। इसको समझिएगा। ग्राम सभा के ऊपर है आर्टिकल। हाँ, अच्छा आर्टिकल। नेक्स्ट इज ओपिनियन द पिटफॉल्स ऑफ क्लाइमेट अलार्मिज्म। तो क्लाइमेट के ऊपर जो है आर्टिकल है। हालांकि थोड़ा सा समझिएगा जितना जो कोशिश इसको। नेक्स्ट है नीचे, एज AI एडॉप्शन बाय कंपनीज एक्सेलरेट्स टेक लेऑफ्स कंटिन्यू। तो यहाँ कहा जा रहा है कि जैसे जैसे कंपनियां AI को अडॉप्ट कर रही हैं तो टेक्निकल स्टाफ को वो अब निकाल रही है कि भाई जब ये AI ही कर दे रहा है तो स्टाफ की क्या ज़रूरत है ना। तो AI को लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ क्या है कि AI आने से जब मशीन ही कर रहा है तो आदमी की क्या ज़रूरत है, सॉफ्टवेयर कर रहा है तो आदमी की क्या ज़रूरत है। ठीक है, जो काम पहले वो लोग आदमी से करवाते थे अब वो सॉफ्टवेयर कर दे रहा है। तो ये भी हो रहा है उसका नुकसान कि आदमी का जॉब जा रहा है। इसको पढ़िएगा, समझिएगा। नेक्स्ट है टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट, वेलफेयर डिपेंडेंसी और गवर्नेंस रिफॉर्म। तो ये बिहार इलेक्शन को लेके है कि क्या हम एक तरह सरकार पर बहुत ज़्यादा डिपेंड हो रहे हैं हर बात के लिए, कि दूसरी तरफ सरकार में सुधार हुआ है इसलिए हम लोग सरकार को और ज़्यादा मांग कर रहे हैं। मतलब हमारा कहना लोगों का है कि भाई सरकार हमारे लिए ये करे, सरकार ये करे वो करे। तो ये कह रहे कि क्या लोगों की एक मतलब ऐसी आदत बन गई है कि सरकार पर के भरोसे रहें, या सरकार में सुधार हुआ है जिसके कारण वो सरकार से और मांग कर रहे हैं। तो इसको समझने का है, अच्छा आर्टिकल है, इसको पढ़िएगा। बिहार पर ही पूरा आर्टिकल है तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसको आप पढ़िएगा, समझिएगा। उसके बाद है सोशल मीडिया पर है तो उतना खास नहीं है। नीचे जो है एक क्विज़ है उसको, हाँ, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन समिट। तो ये कहीं ना कहीं क्विज़ है, इसको पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट इज मनी वाइज। तो ये मनी यानी बिजनेस पर आर्टिकल है। तो आपके लिए कितना काम का है, नहीं ये पर्सनल, ये सब पैसे लगाने वगाने से जुड़ा हुआ है तो आपके लिए खास। नेक्स्ट पेज पर आते हैं, बिजनेस लेबल्स पॉपअप्स स्टोरीज वाई फॉर जेन जेड स्पाई एज फर्म्स आई न्यू टारगेट ऑडियंसेस। देखिए, तो ये क्या है कि ब्रांड्स आज के जो भी हैं, कंपनीज हैं, ब्रांड्स हैं, या जो हम स्टोरीज छाप रहे हैं कुछ कहीं, चाहे वो न्यूज़ में आ रहा है या पेपर में आ रहा है या मैगजीन में आ रहा है, वो क्या है कि वो जो आने वाला जनरेशन, पहले क्या हम बोलते थे जनरेशन एक्स, जो हम लोग के समय जनरेशन एक्स बोला जाता था। नए जो हम लोग यूथ थे उनको जनरेशन एक्स यानी कि न्यू कमिंग जनरेशन। उसके बाद फिर आया जनरेशन वाई, और आज जो है बात हो रही है आने वाला जो यूथ है जनरेशन जेड। तो ये कह रहा है कि सभी कंपनियां जो हैं या जो भी मतलब हाईलाइट है वो सब आने वाले यूथ को कैप्चर करना चाह रहे हैं। तो वही लिखा हुआ है कि लेबल्स यानी ब्रांड्स, पॉपअप्स यानी जो स्टार्टअप्स हैं या नया शुरू हुआ है कोई भी काम, या स्टोरीज जो भी मीडिया में आ रहा है। दे वाई मतलब दे आर फोकसिंग फॉर जेन जेड स्पाई, मतलब
जेन जेड का पाई, पाई जो है ना गोल जैसा होता है, स्वीट होता है, तो पाई उसको कहते हैं, चोको पाई या जो भी एप्पल पाई होता है, गोल एक घर में बनता है केक की तरह। तो उसको कह रहा है कि उसको वो चाह रहा है कि उसका बड़ा हिस्सा पाई का, ये मतलब सब में स्ट्रगल हो रहा है कि हम उस जेन जेड का जो पाई है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा यूथ को हम अपने कैप्चर कर लें। तो इसको पढ़िएगा। और नीचे बगल में है ग्रोइंग इंडियन वीमेन पावर ऑन ग्लोबल शिप्स, ठीक है। तो ये वीमेन पर है आर्टिकल कि कैसे शिपिंग कंपनीज में काम कर रही हैं इंडियन वीमेन। और फिर नीचे है ड्रेजिंग कॉरपोरेशन टू गेट फ्यूचर रेडी। ड्रेजिंग कॉरपोरेशन जो है, जो साफ सफाई का नदियों में समुद्रों में काम करती है, तो एक्चुअली पानी में साफ सफाई को ड्रेजिंग कहते हैं। तो ड्रेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, जो कि बड़ी बड़ी नदियां हैं जैसे गंगा, इस तरह की नदियां हैं या समुद्र में, वो सफाई का काम करती हैं। गाद हटाना, जो सिल्ट जो जमा हो जाता है उसको भी हटाना मेन होता है, उसी को ड्रेजिंग करते हैं। तो ये जो ड्रेजिंग कॉरपोरेशन भी मॉडर्न कुछ उसमें अपना डेवलपमेंट्स कर रहा है, उसको पढ़िएगा। नेक्स्ट इज डिजिटल मार्केटिंग इज इनकम्प्लीट विदाउट पीयूष पांडे डॉक्ट्रिन। तो ये पीयूष पांडे का बीच में फोटो दिया हुआ है, जो कि काफ़ी फेमस रहा है ये, मतलब एडवर्टाइजमेंट की दुनिया में, एडवर्टाइजमेंट बनाने के लिए बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट इन्होंने डिज़ाइन किए थे। तो ये कह रहा है कि जब तक पीयूष पांडे की जो सोच थी, उस सोच को हम नहीं रखेंगे तो डिजिटल मार्केटिंग करना पूरा नहीं हो सकता। क्योंकि आजकल देखिए क्या है, आजकल आप कोई भी सामान देखते हैं, आप उसको पहले लुक्स पे देखते हैं कैसा दिख रहा है। और ख़ास करके देखिए, आप ऑनलाइन जो खरीदते हैं या देखते हैं चीज़ों को, वहाँ क्या है, आपको लुक्स होता है, आपको उसको बड़ा सुंदर फोटो उसका दिखाया जाता है, बहुत ही अच्छे से कैमरा प्रोफेशनल इस सब से फ़ोटो लेके, हो सकता है रियल प्रोडक्ट वैसा ना लगे देखने में, लेकिन आप जब उसको वेबसाइट पर देखते हैं या कहीं और देखते हैं तो बहुत अट्रैक्ट करता है। तो फोटोग्राफी पर आजकल बहुत फोकस होता है, कैसे आप प्रेजेंट कर रहे हैं, या उसको इनफैक्ट जो भी सामान है उसको मतलब आपको दिखाया जाता है। जैसे अगर कोई पहनने की चीज़ है तो उसको मॉडल्स पहन के दिखाते हैं, है ना, या अच्छे से उसका हर डायमेंशन से फोटोग्राफ वगैरह अगर डाला जाता है, हाउस होल्ड आइटम होता है तो ये सब मतलब कहीं ना कहीं है कि उसको मार्केटिंग किया जा रहा है डिजिटली, है ना, ऑनलाइन या थ्रू इंटरनेट। तो वही ये कह रहे हैं कि जब तक पीयूष पांडे की सोच के बिना डिजिटली मार्केट करना किसी चीज़ को, वो पूरा नहीं हो सकता है। तो इसमें जैसे देखो कुछ इम्पॉर्टेंट है, इसके फेविकॉल का ऐड होता था, या कैडबरी का पोलियो वैक्सीन, बहुत तरह के इन्होंने ऐड बनाए, देखिएगा इसमें पढ़िएगा तो थोड़ा सा। फिर वर्ल्ड न्यूज़ है, इसमें हेगसेथ सेज यूएस एंड चाइना अग्री टू सेट अप डायरेक्ट मिलिट्री चैनल्स। यूएस और चाइना में बातचीत अभी चल रही है, ठीक है, कोई एक दूसरे पर को हावी नहीं होने देना चाह रहा है, वो चाह रहा है हम हावी रहें, वो चाह रहा है हम हावी हो जाएं। तो दोनों में एक तरह से सौदेबाजी चल रही। फिर नीचे देखिए है ट्रम्प सेज चाइनाज जी प्रॉमिस्ड नो एक्शन ऑन ताइवान ड्यूरिंग हिज टर्म। तो ट्रम्प बोले हैं कि ताइवान पर चाइना कोई एक्शन नहीं लेगा जब तक उनका टर्म है। तो इस तरह से दोनों कुछ कुछ जो है वो कर रहे हैं। अब देखा ट्रम्प ने कि इंडिया से ज़्यादा बात नहीं, देखी इंडिया पर लोग के बड़ा कंट्रोवर्सी हो गया टर्म के साथ, तो इसलिए अब चाइना को वो कर रहे हैं कि चाइना को ही अपना बनाया जाए। एनीवे अब यहाँ देखिए है जी, नेक्स्ट पेज पर जिहादिस्ट एंड बैंडिट ग्रुप्स वायलेंस इंटर रिलीजियस क्लैशेज हॉन्ट नाइजीरिया। नाइजीरिया में जो है तो क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स के बीच में जो है वो एक बड़ा तेज़ लड़ाई जैसी चल रही है, और ये भी अभी हाईलाइट में आया हुआ है। इससे पीछे भी पेज पर था न्यूज़, देखिए कि ट्रम्प वार्न्स नाइजीरिया ऑफ एड कट एंड मिलिट्री एक्शन ओवर
परसिक्यूशन ऑफ क्रिश्चियंस। ट्रंप ने धमकी दिया नाइजीरिया को कि अगर और इस तरह क्रिश्चियंस पर हमले किए तो वहाँ जो मदद भेज रहे हैं, पैसा भेज रहे हैं, वो सब बंद कर दिया जाएगा। तो वही आगे इसका डिटेल में दिया, इसको पढ़िएगा, समझिएगा। नाइजीरिया में बड़ा कांड हो रहा है, तो इसको, हाँ, क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स के बीच में वहाँ बहुत बड़े लेवल का झगड़ा चल रहा है। और इधर फिर है बगल में, चाइना सेंड्स इट्स मोस्ट यूथफुल एस्ट्रोनॉट माइस टू स्पेस स्टेशन। चाइना ने कुछ भेजा है स्पेस स्टेशन में मिशन, उसको देख लीजिएगा। फिर नीचे है, साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट क्रिटिसाइजेज ट्रम्प्स रेफ्यूजी पॉलिसी फेवरिंग वाइट ग्रुप। तो ट्रंप ने जो अभी कहा था कि ये मैक्सिकन से इन सब के किसी से भी बढ़ के वो वाइट साउथ अफ्रीकन्स को प्रिफर करेगा, तो वहाँ वो कह रहे हैं कि वाइट लोगों को ही क्यों। तो पढ़िएगा इसमें क्या है। अब देखिए नीचे थोड़ा सा एक फनी भी है और सैड भी है। लाइफ इन डेथ, फ्यूनरल्स बिकम अ ग्रोइंग बिजनेस इन एजिंग लोनली साउथ कोरिया। साउथ कोरिया में जो फ्यूनरल्स हैं ये बड़ा बिजनेस बन के आ रहे हैं, ठीक है ना। तो हाँ, तो चूँकि लोग जो है वो ज़्यादा उम्र तक जी रहे हैं, और तो ऐसे में वो फ्यूनरल्स चाहते हैं कि काफ़ी हमारा अच्छे से ग्रैंड तरह से फ्यूनरल किया जाए। तो ये नया वहाँ का एक ग्रोइंग बिजनेस बन रहा है फ्यूनरल करने का। हाँ, तो नहीं, ये तो रहा है अमेरिका में, तो बहुत पहले से ही रहा है। साउथ कोरिया में वहाँ तो जैसे फिल्मों में हम देखते हैं अक्सर कि गोलीबारी शुरू होती है तो फ्यूनरल वाले खुश हो जाते हैं कि चलो कुछ लोग आज मरेंगे तो उनका हमको बिजनेस मिलेगा जो है, ठीक है। तो फटाफट अपना जो है तैयार करने के लिए कॉफिन्स वगैरह शुरू हो जाते हैं। एनीवे, तो ये आपका न्यूज़पेपर का मैंने 2 दिन का आपको दे दिया, इसको ही भेज देता हूँ मैं आपको। मैंने भेज दिया है। हाँ, जस्ट 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर मैं हिस्ट्री शुरू करता हूँ। 1 मिनट।
ओके। हम्म। तो यहाँ हम देख रहे थे। एक मिनट। जस्ट 1 मिनट। ओके। सो कल हम इसके बारे में पढ़ रहे थे, वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ रहे थे, देखेंगे। तो हमने यहाँ देखा था कि वो जो है गाय उनका मुख्य जो है जानवर होता था, जो संपत्ति होती थी गाय वो रखते थे। जिनके पास ज़्यादा गायें होती थी उनको ज़्यादा अमीर माना जाता था। अनाज में वो गेहूँ और जौ वगैरह की खेती करते थे। जौ चूँकि कम समय में तैयार हो जाती है फसल, इसलिए जो है वो जौ उगाते थे ज़्यादा। और गेहूँ भी वो जो है उनसे लेते थे। बदले में आर्य जो है उनको, जैसे लोकल लोग जो थे यानी कि यहाँ के जो आदिवासी लोग थे, उनको वो अनाज उनसे ले लेते थे। उसके बदले दूध घी वगैरह जो गाय के से मिलती थी उसको वो देते थे। गाय के अतिरिक्त जो है भेड़ बकरियां एवं घोड़े पाले जाते थे। गाय के अलावा फिर जो है घोड़े, भेड़ बकरियां, इनको भी वो पालते थे। पशुपालन की तुलना में कृषि का धंधा कम था। तो जानवरों को पालना जो है वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल, फायदे का सौदा मानते थे। कृषि, क्योंकि अनाज वगैरह में बहुत फ़ायदा नहीं होता था। क्योंकि ऋग्वेद में एक अनाज यव का उल्लेख है जिनकी पहचान जौ के रूप में की जाती थी। तो ऋग्वेद में यव एक अनाज का उल्लेख है जो कि समझा जाता है कि जौ को ही कहते थे। जब हम शिल्प की ओर ध्यान देते हैं तो हमें ऋग्वेद में शिल्प कला का कम ही वर्णन मिलता है। तो अगर हम ऋग्वेद में पढ़ते हैं तो वहाँ देखते हैं शिल्प का, यानी हाथ से बनाई हुई चीज़ों का कोई विशेष हमें वहाँ चर्चा, उल्लेख नहीं मिलता है। नो डिस्कशन अबाउट हैंडीक्राफ्ट्स। वर्णित शिल्पकारों में चर्मकार, बढ़ई, धातु का काम करने वाले तथा कुम्हार शामिल हैं। जो काम करने वाले लोगों का उसमें चर्चा है, उसमें चर्मकार यानी जो चमड़े से, जानवरों के चमड़े का काम करते हैं। बढ़ई यानी जो लकड़ी से कुछ सामान बनाते हैं, घर वगैरह का चौखट, दरवाज़ा, खिड़की। और धातु, मेटल्स का कुछ काम, मेटल से कोई चीज़ बनाने वाले, यही लोग थे ज़्यादा। घोड़े से जुते हुए रथ जो युद्ध में सफलता के लिए निर्णायक माने जाते थे। तो रथ उस समय का एक इम्पॉर्टेंट आइटम ऑफ कंस्ट्रक्शन था, जो उस समय बनाया जाने वाला लोगों के द्वारा, क्राफ्ट्समैन के द्वारा था रथ। क्योंकि रथ में आपको लकड़ी का भी काम होता था, मेटल का भी वर्क होता था, और जानवरों का भी, वो अच्छे जानवर की पहचान करना। तो ये रथ का बड़ा इम्पोर्टेंट होता था क्योंकि युद्ध वगैरह में लड़ने के लिए, और राजा का सवारी होता था या वीरों की सवारी होती थी। तो ये एक बड़ा उस समय स्टेटस का जो है वो सिंबल होता था रथ। तो घोड़े से जुते हुए रथ युद्ध की सफलता के लिए निर्णायक माने जाते थे। हाँ नहीं, इससे पहले एक लाइन छूट गया कि बढ़ई धातुकर्मी
एवं रथकार की रथों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका थी। यानी अब जैसा देख सकते हैं फिगर में भी दिख रहा है कि अब मैंने बताया कि लकड़ी का उसका पहिया है या पूरा स्ट्रक्चर लकड़ी का बनता था, तो बढ़ई का हो गया, और फिर उसे मेटल पार्ट फिक्स करना है धातुकर्मी, और रथकार जो रथ का डिज़ाइन वगैरह बनाता था, रथकार घोड़े और उसको पूरा एडजस्ट करना। तो ये इनका जो है इम्पोर्टेंट रोल होता था समाज में। बुनाई एक घरेलू शिल्प था जो महिलाओं के द्वारा किया जाता था, और वीविंग जो था वो महिलाएं करती थी, बुनती थी घर में, अपने पहनने वगैरह के लिए जो भी चीज़ें यूज़ करना था वो महिलाएं करती थी। लोगों का जीवन प्रकृति पर बहुत हद तक निर्भर करता था। लोग जो है वो प्रकृति नेचर पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करते थे, हर चीज़ के लिए वो नेचर से, यानी कि नेचर से ही लेते थे जो भी कुछ है। ऋग्वेद में प्राकृतिक शक्तियों से जुड़े कई देवी देवताओं के सम्मान में मंत्रों की रचना की गई है, जिनमें इंद्र, अग्नि, सोम प्रमुख हैं। तो ऋग्वेद में जो नेचुरल पावर्स हैं, नेचुरल फोर्सेस हैं, यानी कि जो नेचर से जुड़े हुए फोर्सेस होते थे, जैसे फायर, ठीक है, वाटर, रेन, ठीक है, या उन्हें एक सोम, सोम एक ड्रिंक होता था जो फलों से मिलता था। तो जैसे आजकल का आप समझ सकते हैं जो भी फलों से हमें मिलता है, तो जूस की तरह समझ सकते हैं, या हल्का जो बेवरेज होता है फ्रूट बेवरेज, तो उसी तरह उस समय सोम, तो उससे जुड़े हुए जो देवी देवता थे, जैसे इंद्र को माना गया कि वो बारिश के देवता हैं, तो भाई चूँकि एग्रिक पानी की बहुत ज़रूरत थी, तो इंद्र का जो है बहुत ज़्यादा वैल्यू था, सबसे ज़्यादा था। अग्नि, फायर, जो कि हमें खाना पकाने में और जानवरों से बचाने में मदद करती थी अग्नि, और यज्ञ वगैरह भी होता था अग्नि, तो इसलिए अग्नि देव का भी बड़ा ये उनका। और सोम जो रिलैक्सेशन के लिए, एंजॉयमेंट के लिए, इंटॉक्सिकेशन के लिए लोग सोम पीते थे। तो इनके सम्मान में जो है ये देवी देवता बना, उनको उनके लिए सम्मान, उनका रेस्पेक्ट पे करने के लिए कई सारे मंत्र, हिम्स तैयार किए गए जो ऋग्वेद में है। इंद्र युद्ध का देवता, अग्नि आग का देवता, और सोम एक पौधा है जिससे एक प्रकार का पेय बनाया जाता था। तो युद्ध में भी जैसे वार का गॉड भी इंद्र को माना जाता था कि अगर इंद्र खुश होंगे तो हमें युद्ध में जीत मिलेगी। तो वार में जाने से पहले इंद्र देवता का खूब पूजा किया जाता था। उसी तरह अग्नि जो है वो आग के, तो उनका होता था। सोम जो है एक पौधा जिससे वो लोग एक ड्रिंक बनाते थे। तो देवी देवताओं की पूजा धन, संतान एवं युद्ध में विजय की कामना के उद्देश्य से की जाती थी। तो ये देवी देवता जो थे, जो कि नेचर से जुड़े हुए थे, उनकी पूजा जो है या तो धन पाने के लिए करते थे लोग कि धन मिलेगा, जैसे लक्ष्मी देवी हैं या जो भी हैं, संतान के लिए है ना, संतान प्राप्ति के लिए, और युद्ध में विजय के लिए। तो इसके लिए देवी देवताओं का पूजा किया जाता था। देवताओं को प्रसन्न करने के लिए मंत्रों का उच्चारण तथा यज्ञों में आहुति दी जाती थी। तो देवताओं को प्रसन्न करने के लिए उनके सम्मान में जो मंत्र बने हुए थे, उनकी प्रशंसा करने के लिए, उनको प्रेज करने के लिए जो मंत्र थे उनको गाया जाता था, और यज्ञ में उनके नाम से जो है वो बढ़िया चीज़ों की आहुति दी, मतलब यज्ञ में अग्नि में डाला जाता था। घी, अनाज और कभी कभी जानवरों की भी आहुति दी जाती थी। तो कभी जैसे देखते हैं हम लोग घी से हवन करते हैं, अनाज भी उसमें डाला जाता है, और कभी कभी जानवरों की बलि भी दी जाती थी देवताओं को खुश करने के लिए। नेक्स्ट है, नेक्स्ट पेज पर आएंगे। जब आर्य लोग भारत में आए तो वे 3 सामाजिक वर्गों में विभाजित थे। ठीक है, जब आर्य लोग, आपने पता है कि सेंट्रल एशिया से आए थे आर्य,
तो उनका जो समाज था, जो सोसाइटी था, जो ग्रुप, वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड, 3 लोग तरह के लोगों में बटा हुआ था। एक होते थे जो योद्धा, वॉरियर्स, दूसरे थे पुरोहित, हाँ सुन रहे हैं, हाँ, पहले थे वॉरियर्स, दूसरे थे पुरोहित जो पूजा पाठ कराते थे, और तीसरे थे साधारण जन, कॉमन पीपल। तो एक तो कॉमन पीपल हो गया, उसके अलावा जो 2 स्पेशल प्रिविलेज क्लासेज थे वो या तो योद्धा थे या पुरोहित थे। एक जो लड़ता था, दूसरा जो है वो पूजा पाठ देवताओं को खुश करता था। हाँ, यस। तो ऋग्वेद के वही पंडित जिसको आज हम लोग कहते हैं, ऋग्वेद आज के डेट में पुरोहित जो है वो पंडित कहे जाते हैं। ऋग्वेद के मंत्रों से ऐसी जानकारी मिलती है कि समाज में वर्ग भेद की स्थिति नहीं बन पाई थी। तो ऋग्वेद जब हम पढ़ते हैं तो उससे ये समझ में आता है कि उस समय समाज में कोई वर्ग भेद नहीं था, ठीक है ना। बस समाज में सभी लोग एक कॉमन पीपल थे, ठीक है। बस कुछ लोग थे जो लड़ने का काम करते थे, यानी प्रोटेक्शन फ्रॉम जो है एनिमीज, एनिमल्स करते थे, और दूसरे लोग थे जो कि अगर देवताओं को खुश करना होता था तो वो लोग पूजा पाठ वगैरह जो मंत्र वगैरह जपते थे। तो देयर वाज नो डिवीजन इन सोसाइटी इन ऋग्वेद। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में ब्राह्मण, राजन्य, वैश्य एवं शूद्र, हाँ जस्ट अ मिनट, ऋग्वेद से हमें पढ़ के ये जानकारी मिलती है कि उसमें सोसाइटी में कोई डिवीज़न नहीं था, सभी एक ही आम जनता थे, और सिर्फ 2 मतलब खास तरह के मतलब लोग होते थे, एक जो फाइटर्स, वॉरियर्स होते थे, योद्धा होते थे, और दूसरे जो प्रीस्ट होते थे, पुरोहित होते थे। तो यहाँ कहा गया है कि ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में ब्राह्मण, राजन्य, वैश्य एवं शूद्र अर्थात 4 वर्णों की कल्पना की गई थी। तो पुरुष सूक्त जो है वो ऋग्वेद के उसमें ऐसा एक आगे के लिए कल्पना किया गया है कि लोग जो हैं वो या तो मतलब उनका जो प्रोफेशन है वो या तो मतलब है कि 4 तरह का प्रोफेशन बांटा जा सकता है लोगों का, जो है जो कुछ लोग प्रीस्ट हों, ब्राह्मण हों, कुछ लोग वॉरियर्स हो जो राजन्य जिनको क्षत्रिय कहते थे, उनका हेड होगा जो राजा होगा, और कुछ लोग हों जो वैश्य हों यानी कि मैनेजमेंट लॉ ऑर्डर व्यवस्था देखें समाज का, और कुछ लोग जो हैं शूद्र, ऐसा 4 कल्पना किया गया था। परंतु इस काल में वर्ण व्यवस्था स्थापित नहीं हो सकी, लेकिन अभी तक इस पीरियड में ऋग्वेदिक जो पीरियड था उसमें कोई वर्ण सिस्टम या कास्ट सिस्टम नहीं था। अब इसके बाद जो नेक्स्ट पीरियड आता है उत्तर वैदिक काल यानी लेटर वैदिक पीरियड, ऋग्वेद के बाद का जो है, तो जो कि 1000 BC से 6000 BC तक, ऋग्वेद हो गया 1500 से 1000 BC, और लेटर वैदिक हो गया 1000 से 600 BC। इसमें घटता है BC में हमेशा, क्योंकि हम पीछे की ओर जा रहे हैं। तो कितना पीछे? 1000 साल पीछे, और उससे कब तक? 600 साल पीछे, यानी उससे हम 400 साल आगे बढ़ गए। तो BC में घटता है फिगर, और AD में नॉर्मल बढ़ता है। तो BC में है ये लेटर वैदिक पीरियड, जो उत्तर वैदिक 1000 से 600 BC ईसा पूर्व। इस काल में लगभग संपूर्ण उत्तरी भारत में जीवन के सभी पहलुओं में निश्चित परिवर्तन हो रहे थे। तो कह रहा है कि इस पीरियड में हर फेज, हर पार्ट ऑफ लाइफ में चेंज हो रहे थे, एवरी एक्टिविटी। इस काल में आर्यों ने पशुपालन के स्थान पर खेती या कृषि को मुख्य पेशा बनाया। पहला जो बड़ा चेंज आया कि अब
जानवरों को पालने की बजाय लोग खेती बाड़ी करने में मेन ऑक्यूपेशन अपना बना लिए, एक स्थान पर बस कर रहने लगे। और फिर दूसरा क्या बात हुआ इंपॉर्टेंट, कि एक ही जगह पर वो लगातार लंबे समय तक रहने लगे। पहले जो था कि हमेशा मूव करते रहते थे, क्योंकि जानवर पालते थे, जिधर चारा मिला उधर शिफ्ट कर गए। अब वो लोग खेती बाड़ी करने लगे और इसलिए एक जगह वो सेटल्ड लाइफ का शुरुआत यहाँ से हुआ और कबीलों का निश्चित क्षेत्र तय हो गया। और जो जो लोग फैमिली रिलेशंस थे, एक फैमिली से जुड़े हुए थे, वो एक अपना एरिया बांध लिए, उसको कबीला कहने लगे। तो इस तरह कबीलों का निश्चित क्षेत्र तय हो गया। इस काल में उत्तरी भारत में लौह युग का आरंभ हुआ। तो इसी पीरियड में हम आयरन एज शुरू हुआ, यानी कि धीरे धीरे आयरन का इस्तेमाल शुरू हुआ। क्योंकि इससे पहले आपका कॉपर था, तो कॉपर जो था वो, उसमें क्या दिक्कत होता था कि कॉपर बड़ा आसानी से क्योंकि कॉपर जो है वो बड़ा वो मैलिएबल होता है, डक्टाइल होता है, यानी कि उसको आप तुरंत मुड़ जाता है आसानी से, उसमें टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा नहीं होता है। कॉपर की चीज़ें जो है वो आसानी से उनका चेंज हो जाता है शेप। और हथियार वगैरह के लिए उनको स्ट्रॉन्ग मेटल की ज़रूरत थी, तो आयरन का डिस्कवरी हुआ और उन्होंने देखा कि आयरन जो कि पत्थर से भी सख्त है, तो इसलिए अब आयरन का वाइड स्केल यूज़ होने लगा वेपन्स के लिए, इंस्ट्रूमेंट्स, टूल्स बनाने के लिए। तो अब आया आयरन एज। इस काल में उत्तरी भारत, नॉर्थ इंडिया में लौह युग का आरंभ हुआ। तो नॉर्थ इंडिया में आयरन का इस्तेमाल शुरू हो गया। लौह तकनीक का प्रयोग आरंभ में युद्ध के अस्त्रों के लिए, पहले तो ये वेपन्स के लिए बनाया गया, इसको यूज़ किया गया, और फिर धीरे धीरे कृषि एवं अन्य आर्थिक कार्यों में होने लगा। उसके बाद फिर एग्रीकल्चरल टूल्स, इम्प्लीमेंट्स के लिए भी आयरन का इस्तेमाल होने लगा, और धीरे धीरे बाकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में भी आयरन का इस्तेमाल होने लगा। हस्तिनापुर, आलमगीरपुर, अतरंजी खेड़ा आदि स्थानों पर लोहे के युद्ध के अस्त्र शस्त्रों के अवशेष मिले हैं। तो इन जगहों पर आयरन के वेपन्स के रिमेन्स मिले हैं, हस्तिनापुर में, आलमगीरपुर और अतरंजी खेड़ा। लोग कच्चे मकानों में रहते थे जिनकी छत फूस और सरकंडों की बनी होती थी। ठीक है, घास फूस, जो फूस होता है सूखी हुई घास का, और सरकंडा समझते हैं आप, तो इनसे जो है वो छत अपना बनाते थे घरों का, मिट्टी के घरों का। लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। इन पुरा स्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले हैं जिन्हें चित्रित धूसर पात्र के रूप में जाना जाता है। तो इन जगहों पर कुछ स्पेशल टाइप के जो पॉट्स मिले हैं, पॉटरी मिले हैं, बर्तन मिले हैं, जिन्हें चित्रित धूसर पात्र यानी पेंटेड ग्रे वेयर कहते हैं। मैंने बताया था, PGW शॉर्ट में लिखते हैं हिस्ट्री ऑप्शन में, PGW पेंटेड ग्रे वेयर, यानी कि बर्तन जिन पर की पेंटिंग की गई है ग्रे कलर के जो है कलर से। पृष्ठ 52 के चित्र पर नजर डालिए। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, इन बर्तनों पर चित्रकारी की गई है। ये आमतौर पर सरल रेखाओं तथा ज्यामितीय आकृतियों के रूप में। तो इन पर सिंपल ज्योमेट्रिक, जैसे सिंपल स्ट्रेट लाइंस या ज्योमेट्रिकल फिगर्स को ड्रॉ किया जाता था। तो स्पष्ट है कि उत्तर वैदिक काल के लोग स्थायी रूप से जीवन व्यतीत करने लगे थे। तो लेटर वैदिक पीरियड में लोग अब सेटल्ड लाइफ जो है वो जीने लगे थे। ऋग वैदिक कालीन अनेक छोटे छोटे कबीलों, जिनको जन कहते थे, एक दूसरे में विलीन होकर बड़े बड़े जनपद को जन्म दे रहे थे। तो छोटे छोटे कबीले यानी कि जो सिर्फ एक क्लैन, ठीक है, एक क्लैन यानी एक वंश के, एक परिवार, एक खानदान के लोग जहाँ एक साथ रहते थे उसको कबीला कहते थे, जन कहते थे। अब ये एक मिलने लगे, फैलने लगे, तो एक दूसरे से जुड़ने लग गए, और जुड़ते जुड़ते एक बड़े एरिया का रूप ले लिया जिसमें कई क्लैन के लोग एक साथ एक एरिया में रहते थे। इसको जनपद, यही जनपद शब्द आज भी यूपी में इस्तेमाल होता है, जिला की जगह जनपद। तो ये जनपद जो है, क्योंकि ये जो जन थे, कबीले थे, ये फैल रहे थे, सब मिलजुल के एक बड़ा कबीला में रहने लगे थे, तो उसको जो है जनपद कहते थे। तो उदाहरणार्थ, फॉर एग्जाम्पल, पुरु एवं भरत जन मिलकर कुरु जनपद,
ठीक है। तो पुरु पुरु राजा पुरु थे, उनके जो वंश था और भरत, इनके वंश मिल के एक साथ रहने लगे, तो उसको कुरु जनपद जो है कि जो कुरुक्षेत्र कुरु बोलते हैं, तो जो कौरवों का जो एरिया, कुरु के ही बेटों को कौरव कहा जाता है। तो कुरु जनपद बना तथा दुर्वर्ष तथा एवं कृवि जन मिलकर पांचाल जनपद कहलाया, है ना। तो इसी तरह दुर्वर्ष फैमिली था और कृवि क्लैन था, ये मिलके एक जगह जहाँ पांचाल तो जनपद है। मैप में आप देखेंगे अलग अलग जनपद, पांचाल की थी पांचाली द्रौपदी जो थी। तो इस तरह से जनपद बनने लग गया। धीरे धीरे जो क्लैंस थे वो सब मिल के रहने लगे, बड़े बड़े एरिया में कन्वर्ट हो गए। इस काल में कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों का आयोजन कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित हुए। तो इसमें जो थे रूलर्स जो होते थे, क्लैंस के हेड, जो ट्राइबल हेड होते थे, सरदार होते थे, वो अब अपने आप को यज्ञ वगैरह करके अपने आप को राजा की पदवी दे रहे थे। अश्वमेध यज्ञ एक ऐसा ही आयोजन था, इसी तरह का आपने पढ़ा सुना होगा, देखा, अश्वमेध यज्ञ होता था। अश्वमेध यज्ञ यानी अश्व घोड़े के द्वारा जो तय किया जाता था यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ कहते थे। इसमें एक घोड़े को राजा के लोगों की देखरेख में स्वतंत्र रूप से विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। घोड़ा को छोड़ दिया जाता था और जहां जहां घोड़ा जाता था वहां वहां के क्षेत्र को राजा के अंडर में वो अडॉप्ट कर लेते थे। वो बोलते थे कि या तो आप एक्सेप्ट कर लीजिए कि हम आपके अंदर में हैं, या फिर फाइट करिए। तो उसके साथ सैनिक होते थे भी लड़ने के लिए। तो यदि कोई दूसरा राजा इस घोड़े को रोकता था तो उसे अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से लड़ना होता था। कि नेक्स्ट पेज आ गया। तो उसे अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा के साथ युद्ध करना पड़ता था। अगर किसी क्षेत्र से घोड़े को जाने दिया जाता था तो इसका मतलब यह होता था कि अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा उससे ज़्यादा शक्तिशाली था, है ना। तो लोग उसको आने जाने देते थे कि ठीक है, हम आपको मानते हैं कि आप हमसे पावरफुल हैं, हम आपके गाइडेंस में, आपके अंडर में हम अपना चलाएंगे यहाँ का। यज्ञ के अवसर पर राजा की विजय तथा अन्य गुणों का गान किया जाता था। जब यज्ञ होता था तो उस समय राजा के जितने भी उसने जो जहाँ जहाँ लड़ाई करके विजय प्राप्त करता था या उसके जो गुण थे, अचीवमेंट्स थे, उनको गाया जाता था। महायज्ञों को करने वाले राजा अब जन के राजा न होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे। यानी अब सिर्फ वो अपने क्लैन नहीं बल्कि पूरे एरिया के सभी क्लैंस के वो रूलर होते थे, जनपदों के राजा होने लग गए। राजा की शक्ति में वृद्धि के साथ साथ ऋग्वैदिक सभा एवं समिति जैसी सामुदायिक संस्थाएं कमजोर पड़ने लगी। तो अब जो है, जो रूल का, गवर्नमेंट का जो है वो स्ट्रक्चर चेंज होने लग गया। अब जो है, पहले जो सभा और समिति जो डेमोक्रेटिक लोगों के पार्टिसिपेटरी जो बॉडी थी वो अब कमज़ोर पड़ने लग गई और राजा ज़्यादा पावरफुल होने लग गया। यानी कि अब सब जो है राजा ही तय करता था। पहले की तरह पब्लिक, आम जनता के डिस्कशन सभा और समिति करके नहीं। जैसे आज आप देखिए कि हर चीज़ है कि भाई मोदी जो कहेंगे, है ना। तो उसी तरह उस समय राजा पावरफुल होने लग गए और ये जो है कमज़ोर होने लग गई थी। ऋग्वैदिक काल में राजा को बलि के रूप में स्वेच्छा से प्राप्त होने वाला नजराना या उपहार इस काल में अनिवार्य कर में बदल गया। तो पहले ऋग्वैदिक पीरियड में क्या होता था कि जब यज्ञ होता था तो उस समय लोग अपनी अपनी इच्छा से राजा को कुछ भेंट देते थे, गिफ्ट देते थे। तो वो लोगों के द्वारा बलि के रूप में एक्सेप्ट करता था राजा। लेकिन अब जो है उसको एक कंपलसरी बना दिया गया कि अब आपको जब भी यज्ञ है तो ये चीज़ें आपको देना होगा, एक टैक्स की तरह। तो यही यहाँ लिखा है कि उपहार एवं नजराना, जहाँ कर नियमित ढंग से इकट्ठित किए जाते थे वहीं नजराना अनियमित रूप से जब भी संभव हो इकट्ठा किया जाता था।
ऐसे नजराने विविध पदार्थों के रूप में प्रायः ऐसे लोगों से लिए जाते थे जो स्वेच्छा से इसे देते थे। तो टैक्स जो हो गया अब कंपलसरी हो कर दिया गया कि आपको देना ही देना है सबको, जबकि नजराना गिफ्ट होता था कि ठीक है जिसको लगा उसने अपना हैसियत के हिसाब से गिफ्ट दे दिया। उत्तर वैदिक काल में कई ग्रंथ रचे गए जिसके विषय में हम पीछे पढ़ चुके हैं। उत्तर वैदिक काल में कई ग्रंथ रचे गए जिसके विषय में हम पीछे पढ़ चुके हैं। पुरोहितों द्वारा रचित इन ग्रंथों में विभिन्न प्रकार के सामाजिक नियमों के बारे में बताया गया है। पुरोहितों द्वारा रचित इन ग्रंथों में विभिन्न प्रकार के सामाजिक नियमों के बारे में बताया गया है। उस समय समाज कई समूहों में बटा हुआ था, जिनमें पुरोहित, योद्धा, कृषक, पशुपालक, व्यापारी, शिल्पकार, श्रमिक, शिकारी, मछली पकड़ने वाले लोग शामिल थे। हाँ, तो ये कह रहा है कि उस समय समाज में अब कई ग्रुप्स बन गए थे। एक तरफ जो प्रीस्ट थे, पुरोहित, वॉरियर्स थे, योद्धा, कृषक थे, एग्रीकल्चरिस्ट, पशुपालक, एनिमल रियरिस्ट्स या पास्चुरलिस्ट, व्यापारी, बिजनेसमैन, शिल्पकार, क्राफ्ट्समैन, श्रमिक, लेबर, शिकारी, हंटर्स, मछली फिशरमैन। तो जहाँ पुरोहितों तथा योद्धाओं का जीवन वैभवशाली था और कृषक एवं व्यापारी धनवान थे, वहीं दूसरी ओर पशुपालक, शिल्पकार, श्रमिक, शिकारी, मछली पकड़ने वाले लोग निर्धनता का जीवन बिताते थे। तो एक तरफ कुछ लोग जो थे वो रिच थे, जैसे प्रीस्ट, वॉरियर्स, एग्रीकल्चरिस्ट्स और बिजनेसमैन। तो दूसरी ओर जो थे बाकी सब पास्चुरलिस्ट, चराने वाले, शिल्पकार, क्राफ्ट्समैन, लेबर, फिशिंग मैन और हंटर्स, ये सब जो है गरीबी से जीवन जीते थे। पुरोहित का डेफिनेशन दिया है, याज्ञिक क्रियाओं एवं अनुष्ठान को संपादित कराने वाले लोग, यज्ञ पूजा पाठ जो है कराने वाले, उसको पुरोहित कहते हैं। पुरोहितों ने लोगों को 4 वर्गों में विभाजित किया, जिन्हें वर्ण कहते हैं। उनके अनुसार प्रत्येक वर्ण के अलग अलग कार्य निर्धारित थे। पहला वर्ण ब्राह्मणों का था। उनका काम वेदों का अध्ययन, अध्यापन और यज्ञ करना था, जिनके लिए उन्हें उपहार मिलता था। तो अब जो है यही देखिए, लेटर पीरियड में मैंने आपको बताया था ना कि यहाँ से थोड़ा सा, लेकिन अभी भी ये वर्ण व्यवस्था थी, अभी जाति व्यवस्था नहीं आई है, वर्ण व्यवस्था है कि समाज को एक बेटर ऑर्डर देने के लिए जो उस समय के पुरोहित थे, जो प्रीस्ट थे, उन्होंने कहा कि ठीक है 4 तरह के प्रोफेशन जनरली लोग फॉलो करेंगे। कुछ लोग जो है वो पूजा पाठ ज्ञान का काम करेंगे, तो उसको जो है ब्राह्मण, है ना, यहाँ दिया है कि देखिए पुरोहितों ने लोगों को 4 वर्गों में विभाजित किया, जिन्हें वर्ण कहते हैं। उनके अनुसार प्रत्येक वर्ण के अलग अलग कार्य निर्धारित थे। यहाँ कार्य वर्ग पर है। पहला वर्ण ब्राह्मणों का था। उनका काम वेदों का अध्ययन, अध्यापन और यज्ञ करना था, जिसके लिए उन्हें उपहार मिलता था। तो वो जो है मतलब वेद को पढ़ते थे और उनको फिर ज्ञान देते थे आगे लोगों को, शिष्यों को, या यज्ञ करते थे, पूजा पाठ कराते थे और उसके बदले उन्हें गिफ्ट्स दिए जाते थे लोगों के द्वारा, राजा के द्वारा। दूसरा स्थान शासकों का था, जिन्हें क्षत्रिय कहा जाता था। फिर उसके बाद जो है जो वॉरियर्स आते थे, जिन्हें कि क्षत्रिय कहते थे।
जो गवर्नमेंट में फौज में काम करते थे, उनका काम युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना था। तीसरे स्थान पर वैश्य थे, फिर वैश्य हो गए। इनमें कृषक, पशुपालक और व्यापारी आते थे। ठीक है, तो इसमें क्या है, खेती बाड़ी करने वाले, जानवर पालने वाले या बिजनेस करने वाले लोग आते थे। क्षत्रिय एवं वैश्य दोनों को ही यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था, दोनों ही लोग यज्ञ कर सकते थे। वर्णों में अंतिम स्थान शूद्रों का था। इनका काम अन्य 3 वर्णों की सेवा करना था, यानी इनकी जरूरत का जो भी काम होता था वो ये सब करते थे। प्रायः औरतों को भी शूद्रों के समान माना गया। महिलाओं तथा शूद्रों को वेदों के अध्ययन का अधिकार नहीं था। पुरोहितों के अनुसार सभी वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता था। उदाहरण के तौर पर ब्राह्मण माता पिता की संतान ब्राह्मण ही होती थी। तो यहाँ से धीरे धीरे जो है ये लोग जो है ये उसको जाति में बदलने की कोशिश करने लग गए कि जो पैदाइश पर उन्होंने बंद कर दिया कि नहीं, जो ब्राह्मण माँ बाप हैं तो उसके संतान को भी ब्राह्मण ही का स्टेटस मिलेगा। उत्तर वैदिक काल में कृषि लोगों का प्रमुख धंधा था। ठीक है, पढ़ चुके हैं आप। जंगलों को जलाकर या कुल्हाड़ी से काटकर भूमि को खेती के योग्य बनाया जाता था। लोहे के फाल से गहरी जुताई करना संभव हो गया था, है ना। हल में लोहे का नीचे नुकीला हिस्सा लगा देते थे, उससे गहरे तौर पर मिट्टी जुत जाती थी। कृषि कार्य में प्रयुक्त होने वाले तरीकों जैसे जुताई, बुआई, कटाई, ओसाई आदि की जानकारी लोगों को थी। वे धान, गेहूं, जौ, दालें, गन्ना, कपास, तिल, सरसों जैसी फसलें उगाते थे। उत्तर वैदिक काल में धर्म की 2 धाराएं दिखाई पड़ती हैं। तो इस पीरियड में अगर हम देखें लेटर वैदिक में, तो धर्म का जो है 2 तरह का फोकस था। एक का बल कर्म पर था और दूसरे का ज्ञान पर। एक जो है वो कर्म पर फोकस करता था कि ये करिए, वो करिए, ऐसे करिए, और दूसरा जो है ज्ञान पर, सीखिए, ये जानिए, वो जानिए। यज्ञ संबंधी क्रियाओं का इस काल में बहुत विकास हुआ। बहुत तरह तरह के यज्ञ, अनुष्ठान, पूजा पाठ वगैरह पुरोहित जो है बताने लगे। राजा अश्वमेध, वाजपेय, राजसूय जैसे बड़े यज्ञ कराने लगे। ये सब बड़े बड़े यज्ञ होते थे, अश्वमेध यज्ञ, वाजपेय यज्ञ, राजसूय यज्ञ। याज्ञिक क्रियाओं को कर्मकांड कहा जाता था, इसी को कर्मकांड कहते थे। यज्ञ का संपादन करने में पुरोहितों की आवश्यकता, यज्ञ करने के लिए प्रीस्ट्स की जरूरत होती थी, पुरोहितों की आवश्यकता होती थी। ये पुरोहित यजुर्वेद में वर्णित विधियों के अनुसार यज्ञ का आयोजन करके देवताओं को प्रसन्न करते थे। तो यजुर्वेद जो उसी समय लिखा गया था, तो यजुर्वेद क्या, यजवेद यानी यज्ञ करने का जो कला है, कैसे यज्ञ होना है, तो यजुर्वेद में जैसे बताया गया उसी तरह से यज्ञ करके, पूजा पाठ करके देवताओं को प्रसन्न करते थे पुरोहित। इसका उद्देश्य कृषि उत्पादन को बढ़ाना एवं वैदिक जनों पर अपना प्रभुत्व स्थापित करना था। तो यज्ञ किस लिए किए जाते थे कि ताकि जो हमारा खेत में है फसल ज़्यादा से ज़्यादा पैदा हो और जो लोगों पर, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पर हमारा डोमिनेंस हो, यानी हमारा शासन और फैल सके। धार्मिक जीवन की दूसरी धारा उपनिषदों के अद्वैत सिद्धांत में देखने को मिलती है। और धर्म में जो दूसरे तरह की सोच थी वो थी उपनिषदों के अद्वैत सिद्धांत। उपनिषदों में जिसमें कि टीचर के साथ बैठ के कुछ सीखा जाता था, उससे बातचीत करके। और उपनिषदों में आत्मा, परमात्मा और मृत्यु जैसे गूढ़ विषयों के रहस्य जानने का प्रयत्न किया गया। तो ये लोग बैठ के दिमाग चलाते थे, ठीक है ना। आत्मा क्या होती है, परमात्मा क्या है, मृत्यु क्या है, ये दिमाग चलाने का काम करते थे। एक कहता था हाथ पैर चलाओ, काम काज करो, और दूसरा कहता था दिमाग चलाओ।
अब देखिए वैदिक कालीन शिक्षा, कैसे एजुकेशन शिक्षा उस समय दिया जाता था। देखिए फोटोग्राफ है, उससे आप देख के समझ सकते हैं कि बच्चे बैठे हुए हैं, शिष्य बैठे हुए हैं, गुरु बोल के उनको सिखाते थे और शिष्य जो है ध्यान से सुनते थे। वैदिक काल में शिक्षा मौखिक रूप से दी जाती थी, तो ये मुंह से बोल के ही सिखाया जाता था। शिक्षार्थियों से वेदों के मूल पाठ को कंठस्थ करवाया जाता था। जो शिक्षा मतलब स्टूडेंट्स होते थे उनको वेदों को बिल्कुल बोल बोल के रटाया जाता था, कंठस्थ की तुरंत सुनाइए। इसके लिए उन्हें वैदिक मंत्रों को सरल उच्चारण सिखाया जाता था, उनको उच्चारण करके सिखाया जाता था। वेदों के अलावा गणित एवं व्याकरण की शिक्षा दी जाती थी, गणित व्याकरण भी सिखाया जाता था। शिक्षा के लिए विद्यार्थियों को गुरु के आश्रम में 12 वर्षों तक रहना पड़ता था, गुरु आश्रम में 12 वर्ष तक रहते थे। गुरु शिष्य परंपरा एक झलक, तो यहाँ आपको एक फोटो जो दिख रहा है इसमें आप देख सकते हैं। तो गुरु शिष्य परंपरा थी, आज से हजारों वर्ष पहले की बात है। भारत में आज की तरह पाठशालाएं नहीं थी, हजारों साल पहले आज की तरह पाठशाला नहीं होते थे। छात्र गुरु के आश्रम में रहकर शिक्षा प्राप्त करते थे। आश्रम वनों में होते थे और ऋषि मुनि शिष्यों को शिक्षा देते, तो जंगलों में आश्रम होते थे और वहीं जो ऋषि होते थे वो उनको शिक्षा देते थे। ऐसा ही एक आश्रम आमोद दौम्य ऋषि का था, एक इसी तरह का आश्रम था, जो ऋषि थे उनका नाम था आमोद दौम्य। यह आश्रम शिक्षा दीक्षा के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था, दूर दूर तक फेमस था यह आश्रम। विद्यार्थी यहाँ रहकर विद्या प्राप्त करते थे, वे गुरु जी के घर का काम भी करते थे। तो जो भी है गुरु जी का घर का काम, आश्रम का देखरेख वो बच्चे शिक्षक ही करते थे, ये शिक्षक विद्यार्थी करते थे। आमोद धौम्य के पास धान का एक खेत था, इसी की उपज से आश्रम का काम चलता था, तो उसी के जो खेत में उपजता था उसी से आश्रम में सब काम चलता था। विद्यार्थी बारी बारी से खेत का काम करते थे, विद्यार्थी लोग खेत में जाके काम काज देख लिया करते थे। ऋषि के शिष्यों में एक था आरुणि, एक था उसमें आरुणि। एक दिन खेत का काम करने की बारी उसकी थी, तो उसको मिला खेत को जाके देखने का जिम्मेदारी। उस दिन वर्षा हो रही थी और उस दिन तेज बारिश हो रही थी। तो गुरु जी ने आरुणि से कहा कि वत्स जाओ, जाकर देखो कहीं पानी खेत की मेड़ न तोड़ दे। तो गुरु जी ने कहा कि जाओ बारिश हो रही है, ऐसा ना हो मेड़ टूट जाए, तुम जाके ध्यान रखो। आरुणि खेत पर पहुंचा। आरुणि ने देखा कि एक जगह पर खेत की मेड़ से पानी रिस रहा है, तो उसने देखा एक जगह मेड़ थोड़ा डैमेज हो गया था, उससे पानी निकल रहा था। तो उसने मेड़ पर मिट्टी और कंकड़ पत्थर डालकर पानी को रोकने की कोशिश की, फिर भी मेड़ की दरार चौड़ी होती गई, लेकिन पानी तेज बह रहा होगा तो बहा दिया। उसकी चिंता बढ़ गई, वह तुरंत खेत में पड़ी दरार के मुहाने पर लेट गया। तो वो क्या किया कि उसका जो दरार था उसको कवर करने के लिए वहां पर खुद ही लेट गया। हाँ हाँ हाँ, सब किताबों में रहती थी, पहले हम लोग भी पढ़ते थे। तो वो लेट गया और खेत में से पानी निकलना बंद हो गया। ठंड के कारण उसका शरीर बिल्कुल ठंड से सिकुड़ने लग गया। रात हो गई थी, आरुणि के अभी तक ना आने से गुरुजी व्याकुल हो उठे। अब वो लौटा नहीं तो गुरुजी चिंतित हो गए कि आया नहीं। 4-5 शिष्यों को लेके आरुणि को ढूंढने खेत पर पहुंचे। खेत के चारों ओर घना अंधेरा था, आरुणि को कहीं नहीं देखे। उनकी चिंता, जोर से चिल्लाया, बेटा आरुणि, बेटा आरुणि। आरुणि ने गुरुजी की आवाज़ पहचान कर बड़ी कठिनाई से बोला, गुरुजी मैं यहाँ हूँ। गुरुजी जल्दी वहाँ पहुँचे। गुरुजी ने आरुणि को देखा तो अचंभे में रह गए। उन्होंने आरुणि को उठाया और सीने से लगा लिया। ऐसा था गुरु भक्त आरुणि। बड़ा होकर यही आरुणि वेदों और शास्त्रों का बहुत बड़ा ज्ञाता बना और उद्दालक ऋषि के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उद्दालक ऋषि के नाम से फेमस हुआ। उद्दालक ऋषि के हम लोग नाम सुने हैं। तो आरुणि था वही आगे चल के एक बड़ा ज्ञानी बना और ऋषि उद्दालक के नाम से प्रसिद्ध हुआ।
तो ये था उस समय का गुरुकुल का संस्कार जो था। आज इतना ही रखते हैं विषय कभी, ठीक है, हाँ इतना ही रखते हैं। तो हिंदू है, दो है, उसको पढ़ लीजिएगा और इसको भी अपना रिवाइज करते चलिएगा। तो सिंपल है बहुत, ऐसा नहीं है, ये तो